हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, ठीक, जिसमें मैं आपसे बोल रहा था कि हम इक्वेशन निकालेंगे ठीक, कॉमन कैटेनरी का। तो देखो, कॉमन कैटेनरी के बारे में तो हम पहले बात कर ही चुके हैं, जहाँ पर जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है कांस्टेंट होता है, जिसको मैंने स्मॉल डब्ल्यू का नाम दिया था। डब्ल्यू क्या था हमारा, वेट पर, फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। पर यूनिट लेंथ, इसमें डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ हम निकालने वाले हैं कॉमन कैटेगरी के तीन इक्वेशन कौन सा, पहला तो इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन, तीसरा पैरामेट्रिक, ठीक। तो आज पहले हम निकालते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो अगर मैं आपसे देखो बात करूँ पहले, जैसे अगर मान लो आपको पोलर इक्वेशन चाहिए, तो आपको पहले पोलर कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी तो आप पोलर इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट पता होता है। पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, ये आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है आपके। इससे हम पोलर इक्वेशन निकालते थे लास्ट ईयर, ठीक है, आर राउट वेवर, ये जो फॉर्मूला जो आता था, ठीक। और जैसे अगर मान लो कार्टेशियन मुझको इक्वेशन निकालना है, तो मुझको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता होते थे, जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होते थे। तो जो इक्वेशन आता था वो इन्हीं के फॉर्म में आता था, यानी जो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे आर कोमा थीटा है, तो जो इक्वेशन आएगा पोलर इक्वेशन वो आर कोमा थीटा फॉर्म में आएगा। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन के, तो कार्टेशियन जो इक्वेशन आएगा वो एक्स वाई जेड में ही आएगा। ऐसे ही हमको पहले इंट्रिंसिक इक्वेशन मुझको निकालना है, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना है कॉमन कैटेनरी का, तो उससे पहले मुझे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसी के बारे में बात करते हैं, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने ये कोई कैटेनरी ले ली, ठीक, तो आपका कैसे निकालोगे, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब क्या करना है हमें, हम देखो इस कैटेनरी के किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं ए जो पॉइंट है ये मैंने फिक्स कर दिया। अब हमें पता है क्या करना है। अब देखो कोई पॉइंट अगर फिक्स किया, अगर ठीक ऐसे, अगर मान लो ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद मैं इस कैटेनरी पर कोई पॉइंट ले रहा हूँ पी, ठीक है, कहीं पी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कोई पॉइंट, ठीक, यहाँ पॉइंट ले लिया। ध्यान समझना कैसे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, ठीक। कैटेनरी थी, एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, फिर मैंने पी कोई पॉइंट ले लिया इस कैटेनरी पर, ठीक है। तो देखो ये जो फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस मालूम है, अगर स्मॉल एस बोलता हूँ, यानी ए पॉइंट से पी तक की जो डिस्टेंस अगर उसको मैं एस बोलता हूँ, ठीक है, क्या एस। और ध्यान से समझना, और मैं इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, पी पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो देखो ऐसे टेंजेंट जाएगी, ठीक है, ऐसे जा रही है टेंजेंट। और मैं फिर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ऐसे समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी ना, तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, वो इस टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, उसको अगर मैं साई नाम दे दूँ, क्या साई, क्या नाम है इसका, साई, ठीक है। उस एंगल को क्या नाम दे दूँ मैं, साई दे दूँ। तो जो पी पॉइंट है उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन पता क्या होगा, वो एस कोमा साई होगा। पता चल गया आपको। क्या किया मैंने, कैटेनरी का एक पॉइंट फिक्स किया, कोई पॉइंट पी लिया, अब ए से पी के बीच की डिस्टेंस को एस माना, ठीक है, और इस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, और इसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल यहाँ पर बनाया है, ठीक है, जो भी एंगल यहाँ पर इसने बनाया है उसको मैंने साई नाम दिया। और जो एस और साई हैं यही क्या होंगे, इसके इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आप एक चीज़ और जान लो कॉमन कैटेनरी के बारे में। जैसे या मान लो आप, हमारी ये कॉमन कैटेनरी है, ठीक है, तो कॉमन कैटेनरी का देखो ये वाला जो पॉइंट होगा जो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसका लोअर पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट होगा, लोअर पॉइंट होगा इसका, सबसे नीचे जो पॉइंट होगा ना वो पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ बीच में इसमें कैटेनरी के यहाँ पर क्या होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। इसके छोटे छोटे टर्म के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको समझ लो बस, किस कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, इसी को वर्टेक्स बोला जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ लोअर पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट को, क्योंकि
जो पॉइंट हम फिक्स कर रहे थे, ठीक है, जो डिस्टेंस कर रहे थे, तो वो डिस्टेंस हम लोवेस्ट पॉइंट से ही मेज़र करेंगे, ध्यान रखना आप। यहाँ से इस लोवेस्ट पॉइंट से ही हम, जहाँ भी मैं पॉइंट लूँगा लोवेस्ट, इस यहाँ से इस पॉइंट से उस डिस्टेंस को नाम देंगे। जैसे मान लो पी पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये यहाँ से डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा आपकी वर्टेक्स से या लोवेस्ट पॉइंट से कैटनरी की, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसका आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करना है वो भी पता चल गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब हम इसका एक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अब इसका एक इक्वेशन निकालते हैं, तो पहले आप समझ लो, ठीक है। जो जैसे लिखना है वो बाद में, पहले वैसे निकाल लेते हैं सिंपल फॉर्मेट में। तो देखो ध्यान से, मैं एक कैटनरी ले रहा हूँ, कौन कैटनरी ले ली मैंने, तो देखो मैंने इसको दे दिया ए पॉइंट का नाम, इसको दे दिया बी, ये ए पॉइंट दे दिया, इसको बी मान दिया है, ठीक है। और जो इसका लोअर पॉइंट होगा उसको मैंने दे दिया सी डैश। ये कोई कैटनरी है, ठीक। ये जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको मैंने दे दिया सी डैश। मान लो कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ मैं, पी, उसी को मैं अगर एस को साई नाम दूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एस को साई दे रहा हूँ, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो एस होगी यहाँ से यहाँ तक की। अब साई क्या है, साई इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही होगी उसी को हम साई बोलेंगे। इसका मतलब ये एंगल यहाँ पर साई है, ठीक। आपको क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक। तो देखो ये हमने क्या किया, बस एक कॉमन कैटनरी पहले ए सी डैश बी ड्रॉ की, उसके बाद मैंने इस पर कॉमन कैटनरी पर जहाँ पर सी डैश क्या एक लोवेस्ट पॉइंट है, फिर मैंने क्या किया है कि इस पी पर मैंने एक पॉइंट लिया, क्योंकि जब तक मैं पॉइंट ही नहीं लूँगा तो इक्वेशन कैसे निकालूंगा भाई, पॉइंट होते हैं ना तभी तो हम इक्वेशन निकालते हैं, निकालेंगे लास्ट क्लास में। तो फिर मैंने ये पॉइंट लिया एस को साई। अब मुझे पता है एस क्या है, इस सी डैश से पी के बीच की डिस्टेंस, साई क्या है, पी डैश पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, जो एंगल बन रहा है उसी को हम साई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल साई हो गया। इतना क्लियर है आपको, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ये आपका जो आर्क है, ये आर्क ही तो है, ठीक। अब देखो इस आर्क का अगर मैं, ध्यान समझना, पहले तो डब्लू बताओ, डब्लू क्या है, डब्लू क्या आपका वेट पर यूनिट लेंथ है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, वेट पर यूनिट लेंथ, यही है ना डब्लू। अब देखो डब्लू क्या वेट पर यूनिट लेंथ है, ऐसे दे सिंपल। ये मान लो कोई स्ट्रिंग है, जैसे मान लो ये कोई यूनिट लेंथ ले ली मैंने, ठीक है, ये कोई यूनिट लेंथ ले ली मैंने, और इस यूनिट लेंथ का अगर मैं वेट डब्लू दे दूँ, अगर डब्लू है मान लो इस यूनिट लेंथ का वेट डब्लू है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं मान लो 100 ले लेता हूँ, ठीक है, जो भी लेंथ है मैं अगर 100 ले लूँ तो 100 इंटू डब्लू, फिर इसका इतने पार्ट का वेट क्या होगा 100 इंटू डब्लू, ये होगा ना। तो ऐसे ही ये जो लेंथ है वो एस है, और और वेट पर यूनिट लेंथ क्या लिया हमने, स्मॉल डब्लू, और ये पूरी लेंथ कितनी है, एस है। तो अगर मैं इस पार्ट की वेट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका जो वेट पर यूनिट है, यानी एक यूनिट लेंथ का जो वेट है वो डब्लू है, तो एस यूनिट का कितना होगा, एस यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, डब्लू इंटू एस। यानी मान लो अगर 1 किलो, अगर मान लो केले 40 रुपये के हैं तो 5 किलो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 40 करोगे आप सीधा। तो ऐसे ही यूनिट लेंथ का वेट डब्लू है, तो एस यूनिट लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, एस यूनिट नहीं, एस लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एस, ठीक। अब देखो ध्यान से आप, मैंने आपको जब मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा था तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी वहाँ पर, ठीक है, उसको ध्यान से मैं आपको एक बार, कि जो भी हमारी कैटनरी होगी, स्ट्रिंग या चेन होगी, वो 2 पॉइंट के बीच में, पहले तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ध्यान से बताया था कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो भी स्ट्रिंग हमारी चेन होगी 2 पॉइंट के बीच में जो हैंग कर रही होगी, सिर्फ ओनली उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होगा, यही थी ना। इसका मतलब इसका वेट बाई डब्लू इंटू एस है, उसके कारण डाउनवर्ड वर्टिकली यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, ठीक। तो इसका मतलब जो भी इसका सेंटर पर, इसके मान लो सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर डाउनवर्ड वर्टिकली डब्लू इंटू एस फोर्स ये लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ ओनली एक ही फोर्स काम करेगा, यहाँ पर हमने पहली बात कर चुके हैं, ठीक।
तो इसके जो सेंटर में है, क्योंकि अब देखो इसका जो मास है वो W/S है इस आर्क का। अब इस आर्क का मास W/S है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड वर्टिकली ये W/S फोर्स यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब देखो जब ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा तो ध्यान से सोचना, जैसे अगर मान लो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा यानी यहाँ पर, तो हम टेंशन जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसके यहाँ पर इन पार्ट पर, तो यहाँ पर टेंशन जनरेट होगा कि नहीं, ध्यान समझना। अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर मान लो इसका मान लो सेंटर ऑफ यहीं पर है मास, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, जैसे मैंने इन दोनों पार्ट को अगर मैं पकड़ लूँ जैसे ऐसे, और यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊँ, तो आपको पता है इन पर यहाँ पर इन दोनों इसका जो कॉर्नर है इन दोनों पर क्या लगेगा, यहाँ पर टेंशन जनरेट होगा, 100% होगा ना, सेंटर लगे यहाँ पर टेंशन जनरेट होगा। तो इसका मतलब इसके जो सेंटर यहाँ पर W/S जो हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी वेट है इसका ये अंडर द ग्रेविटी, और ये डाउन वर्टिकली होगा जो भी हमारा जो ग्रेविटी ये, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका C' पर और P पर टेंशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है, टेंशन होगा यहाँ पर। अब टेंशन कैसे होगा, टेंशन भाई इसके टेंजेंशियल होगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। तो अब इसका टेंजेंट खींचो तो यहाँ पर ये ऐसे होगा ना, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको देखो T0 नाम दे रहा हूँ इस टेंशन को, और देखो यहाँ पर भी टेंशन जनरेट होगा, इसको भी टेंशन ऐसे, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका T, ठीक। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल भाई, जब यहाँ पर W/S मास नीचे वर्टिकली होगा, इसका आपको पता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ जो भी हमारा लगता है वो नीचे की तरफ ही तो लगता है ना, तो यहाँ पर भी तो, ठीक। तो इसके कारण क्या होगा कि इसके कॉर्नर पर टेंशन जनरेट होगा, और जो टेंशन जनरेट होगा वो इन दोनों कॉर्नर पर होगा, क्योंकि अब देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो इस पूरे कैटेनरी तो कितना बड़ा है, तो सिर्फ ओनली इन दोनों पर ही लगेगा। तो देखो हम सिर्फ ओनली इसी पार्ट की बात कर रहे हैं, हमें उधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतने पार्ट की ही हम बात कर रहे हैं इस टाइम में भी, ठीक। तो इन दोनों कॉर्नर पर क्या होगा, इसका टेंशन लगेगा। मैंने देखो C' पर जो टेंशन लगा है, जो इसके टेंजेंशियल होगा उसको T0 नाम दिया, P पॉइंट पर जो भी हमारी टेंशन होगी उसको मैंने T नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मान लो E वेक्टर इधर है, अगर एक वेक्टर एक इधर है, अब देखो ध्यान से, एक वेक्टर इधर है और कोई भी एंगल, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, अगर मान लो इस वाली लाइन के साथ, ठीक है, अगर कोई एंगल अगर थीटा बना रही है, ये वेक्टर जो है थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ये कोई वेक्टर ए इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमको पता है कि ये जो हमारा इसका पार्ट होगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम, ए वेक्टर साइन थीटा, इसको क्या बोला जाएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा। ये होती है ना कंडीशन, यानी कोई वेक्टर है उसके जो परपेंडिकुलर होगा उस पोर्शन को बोला जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा, इसको बोला जाएगा ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक। तो देखो यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन बनेगी, अगर मैं ऐसी बात करूँ, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है देखो ये एंगल यहाँ पर साई है, ठीक, ध्यान से समझना, ये एंगल यहाँ पर क्या है, साई है, ठीक। तो ये भी एंगल साई होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में आप अगर ऐसी कोई भी लाइन क्रॉस लाइन ले जाओगे तो जो भी एंगल यहाँ पर जनरेट होंगे वो सेम ही होंगे। ये एंगल साई है तो ये भी एंगल साई होगा, ठीक, समझ रहे होंगे आप ध्यान से भाई। अब यहाँ पर भी अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो यहाँ भी तो एंगल साई ही बनेगा ना, ठीक। तो इसका मतलब सेम इसी की तरह देखो, जैसे यहाँ पर टी टेंशन है, यहाँ पर ए है, तो टी साइन थीटे के यहाँ पर क्या साई है, तो टी साइन साई, यहाँ पर क्या ये वाला पोर्शन क्या होगा, टी कॉस साई, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये टी साइन साई है, ये टी कॉस साई है। अब देखो जो हम इम्पोर्टेंट अब बात करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो जैसे भी इस पर अप्लाई हो रही थी, जो दिख नहीं रही थी, ठीक है, जो अंदर ही काम हो रहा था वो हमने अब देख लिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ऐसा हो गया कि ये अगर टेंशन ज़्यादा लग गया इधर, ठीक है, इस वाले अगर पी कॉर्नर पर अगर टेंशन ज़्यादा लगा, यानी मुझको भाई ये इक्विलिब्रियम में तो रहनी चाहिए ना। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, ये मान लो इस आर को आप PC' को इसी को मान लो, ये पेन मान लो, ठीक। अब मान लो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर मान लो मैं इधर ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जिधर फोर्स इतना इधर लग रहा है उतना ही फोर्स मुझको ऊपर लगाना पड़ेगा, जितना नीचे है तो उतना ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी
ये बात है कि अपोजिट जो फोर्स होंगे वो सेम होंगे, यानी जितना अगर ऊपर लग रहा है उतना नीचे लगे तो ये बीच में बैलेंस रहेगी, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसका मतलब यही है कि जितना फोर्स नीचे उतना ऊपर, इसका मतलब अपोजिट फोर्स सेम होने चाहिए। तो देखो W/S फोर्स नीचे अगर W/S लग रहा है तो इसका अपोजिट फोर्स कौन सा है, यही तो है ऊपर, ये नीचे है तो ये ऊपर लग रहा है T sin psi। इसका मतलब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी हमारा आर्क PC' क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, देखो पहले तो मैं वैसे ही करा रहा हूँ, फिर मैं सीधा लिख कर आपको दिखा दूंगा कैसे लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, ये जो T sin psi है वो आपके W/S के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो T0 इधर जो लग रहा है आपका टेंशन, ये इसका इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना, इसका अपोजिट फोर्स कौन सा है, T cos psi, ये इसके इक्वल हो जाएगा T cos psi इक्वल टू T0। अब देखो इसके जो हमें पता है क्या इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट क्या है, S, psi, तो जो इक्वेशन निकलेगा वो S, psi में होना चाहिए, ठीक। तो पहले तो हमको इसको गायब करने के लिए, T को गायब करने के लिए क्या करूँ मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड डिवाइड कर दूँ दोनों को। जब डिवाइड करूँगा तो देखो T sin psi अपॉन T cos psi इक्वल टू WS अपॉन T0। देखो ये T से T खत्म, T sin psi अपॉन cos psi क्या हो जाएगा, ये tan psi इक्वल टू WS अपॉन, तो W चलो इधर ही मल्टीप्लाई कर दे तो T0 को, ये आ जाएगा T0 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो WS बराबर T0 tan psi आ जाएगा, यही आएगा ना। यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें, कुछ नहीं था कि देखो सिंपल, पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने एक कॉमन कैटेगरी ली AC'B, ठीक है। फिर मैंने P एक पॉइंट लिया जहाँ जिसके कोऑर्डिनेट S, psi है, इसका मतलब S क्या है, C' से P के बीच का डिस्टेंस, ठीक। फिर मैंने साई क्या है, यानी इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना देगी वो है। हमको पता है जो W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, यानी इस कॉमन कैटेगरी के कि एक यूनिट लेंथ का वेट W है, तो S यूनिट जो S लेंथ है इसका वेट कितना हो जाएगा, W/S। इसका मतलब अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकली लगेगी W/S, उसके कारण इस दोनों कॉर्नर पे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, और टेंशन जो बनेगा वो इसके टेंजेंशियल होगा, यहाँ पर इस पर C' पर जो होगा वो T0 होगा, और P पर है वो T मान लिया मैंने, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर मान लो ये T है तो इसके जो परपेंडिकुलर जो भी होगा हमारा जो भी वेक्टर आएगा वो T sin psi आएगा, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर की कंडीशन से ये वेक्टर एंगल थीटा, तो ये sin थीटा ये cos थीटा होता है। इसका मतलब ये T sin psi हो जाएगा, ये T cos psi हो जाएगा। अब भाई इस आर्क जो हमारा C'P है भाई एक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए ना, ठीक। यानी इक्विलिब्रियम के लिए अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो इसके अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे, यानी एक ऊपर एक नीचे, दोनों को इक्वल रहना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। इसका मतलब W/S नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, दोनों ये इक्वल रहेंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक। तो फिर उससे फिर क्या किया हमने, ये दोनों इक्वेशन निकल के आए, फिर मैंने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, ये निकल कर आएगा T0 tan psi इक्वल टू W/S। अब देखो हमको तो S, psi में ही चाहिए सिर्फ ओनली, जो भी हमको वो चाहिए आपका इक्वेशन जो चाहिए। अब इसका मतलब सिर्फ ओनली देखो हमको ये आपका W को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो W को गायब करने के लिए ऐसा कोई कुछ नहीं है कि W को ऐसे ही गायब कर दोगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक चीज़ बताओ कि W क्या है, एक वेट पर यूनिट लेंथ है अगर S, अगर भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मान लो C कोई लेंथ हो, C कोई ऐसी लेंथ हो जिसमें अगर W से मल्टीप्लाई करो वो T0 के बराबर हो जाए, यानी इसके कन्वीनियन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। यानी हर स्ट्रिंग चेन के लिए तो W तो अलग रहेगा, ठीक। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेंगे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू टेक, यानी हम यहाँ पर कन्वीनियंट कर लेंगे, वो सारी चीज़ें मैं पहले बाद में लिख दूंगा। जो T0 है वो एक ऐसी C लेंथ के लिए T0 के बराबर हो जाएगा जिसमें अगर W से मल्टीप्लाई करूँगा और C में वो T0 आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वीनियंट कर देंगे हम, तो T0 क्या आपका W/S बराबर tan psi इक्वल टू W/S। ऐसा इसलिए क्या कि W को गायब करना था, W से W कैंसिल, S बराबर क्या आ गया T tan psi, S बराबर T tan psi। तो आई होप आपको ये इक्वेशन पता चल गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ चुका है यहाँ पर S बराबर C tan psi, ठीक। तो यहाँ तक मैं आपको कैसे लिखना है ये प्रॉपर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सारी चीज़ें सिंपल हैं,
तो इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन जो थर्ड है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिक इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो देखो ध्यान से आप इसको, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें कर रखी है, टेंशन मत लो आप, टाइम भी आपका बचेगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो भी इसमें लिखा है पहले समझ लो, जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं वो आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चीज़ देखो याद नहीं करनी पड़ती, बस समझना पड़ता है। यानी हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर कि ए सी डैश बी एक इज ए कॉमन कैटेनरी, यानी एक हमने लेट कंसीडर कर लिया कि ए सी डैश बी क्या एक कॉमन कैटेनरी है, जिसका सी डैश क्या एक लोवेस्ट पॉइंट है। ये चीज़ हमने पहले की थी, तो वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर कॉमन कैटेनरी ए सी डैश बी वेयर सी डैश इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी, यानी सी डैश क्या है इस कैटेनरी का लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक। फिर हमको पता है, हमने ये लेट कर लिया कि देखो आपको जब भी कॉमन कैटेनरी मिले आप सिंपल इसको तो दिमाग में अपने में रखना कि स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लेट स्मॉल डब्ल्यू वी इट्स वेट पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ तो समझाने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक पॉइंट लिया था पी, और एक पॉइंट पी लिया था, वही चीज़ यहाँ पर लिख दो कि लेट पी वी द पॉइंट ऑन द कैटेनरी, यानी पी एक ऐसा पॉइंट है जो कैटेनरी पर है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ पोर्सन ऑफ, लिख दो कि लेंथ ऑफ पोर्सन जो सी डैश पी है वो कितना है, एस है, ठीक। ये आपको बता दिया। अब आपको ये हाँ लेंथ बता दिया आपने कि लेंथ ऑफ द पोर्सन सी डैश पी इज एस, एंड वेट भी अब इसका बता दो कि वेट कितना होगा इसका, क्योंकि हमको पता है कि यूनिट लेंथ का वेट डब्ल्यू मैंने ले चुका हूँ पहले मैं, तो एस लेंथ का कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एस इजिकल टू डब्ल्यू एस। तो यहाँ पर वो ये देखो वेट ऑफ द पोर्सन सी डैश पी इजिकल टू डब्ल्यू इंटू एस, ठीक ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इसमें मैंने जो आपको समझाया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और देखो ये आप लिख भी सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आपको याद रहता तो आप ये सब लिख सकते हो कैसे क्या चल रहा है। वही सारी चीज़ें हैं कि द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पोर्सन सी डैश पी, कि जो हमारा पोर्सन जो सी डैश पी है उस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वही सारी चीज़ें हैं। तो देखो वही चीज़ लिखा कि पहले वेट को दिखा हुआ है आपके, वेट ऑफ द पोर्सन सी डैश पी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड साइड, कि जो हमारा जो वेट ऑफ द वो है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो अंडर द ग्रेविटी ही लगेगा ना, नीचे की तरफ ही लगता है, इसका मतलब इसका वेट डब्ल्यू इंटू एस है तो वो डाउनवर्ड ही तो लगेगा, और ये ऐसा डाउनवर्ड ऐसे लगेगा कि वर्टिकली होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकली होता है, ठीक है। तो वर्टिकली लगेगा, ये चीज़ यहाँ पर लगी है वर्टिकल डाउनवर्ड साइड। अब फिर इसके कार्ड क्या होगा, टेंशन आएगा, और टेंशन यहाँ पर तो अब देखो वही चीज़ लिखा है कि टेंशन टी नॉट एलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट सी, सी डैश पर जो टेंजेंट है टी नॉट होगा वो टेंजेंशियल होगा ऐसे, ठीक है। और इस पर टेंजेंशियल कैसे होगा, ऐसे होगा, फोर्स हमारा ये टेंशन लगेगा, ठीक। तो वही दोनों चीज़ लिखी है कि टेंशन टी नॉट एलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट सी डैश, एंड टेंशन टी जो है वो एलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी है, एंड पॉइंट पी पर टेंजेंट है, ठीक है, एलोंग टेंजेंट की एलोंग है। अब देखो फोर द इक्विलिब्रियम ऑफ पोर्शन सी डैश पी, अब देखो वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या है, दोनों अपोजिट फोर्स सेम हो जाएंगे, या डब्ल्यू इंटू एस टी नॉट साई के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन पर सेकंड को आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कितना परसेंट सेकंड से क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन सही बराबर कितना आ जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू एस बराबर टी नॉट टेन साई। अब क्या करोगे, अब वही एक सी एक ऐसा लेंथ होगा जिसमें अगर मैं डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो टी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख दूंगा कि इट इज़ कन्वेनियंट टू टेक कि टी नॉट जो है वो डब्ल्यू इंटू सी के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पर रख दो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो एस बराबर टी साइन साई इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगा। जो ये देखो ये जो यहाँ पर है, ठीक, तो ये जो यहाँ पर है एस बराबर सी टेन साई इंट्रिंसिक इक्वेशन, ये आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आप रिमार्क डालो, ठीक है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आप बात कर लेते हैं। आप रिमार्क डाल लो, ठीक, रिमार्क। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये कैटेनरी है आपकी ए, ये सी डैश, ये बी, ठीक है। अब मान लो ऐसे में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपका, इससे लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर जा रहा है वो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है। देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्स एक्सिस का नाम दे रहा हूँ, मैं इसको मैं वाई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाई, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ठीक। वही अब पी पॉइंट जो हमने लिया था उसको दिखाओ एक बार, पी क्या है आपका एस कॉमा साई है,
इसका मतलब ये डिस्टेंस एस है और जो पी जो है वो जो एस से जा रहा है ये एंगल कितना है साई। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये चीज़ें हम वही चीज़ें है ना वो पुरानी, अब नई क्या है देखो ध्यान से कि एस कोमा साई है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये अगर मैं इसको एक्स मान लूँ इसको मैं वाई मानूँ, तब आप कैसे दिखाओगे इसको, यानी एस को आपको एक्स पर दिखाना पड़ेगा भाई। जो पहला ये जो एस है वो एक्स का है भाई, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई मानूँ तो आप कैसे दिखाओगे इसको, तो आपको पता है कि ये जो यहाँ से ये जो होगा ये वाई होगा और ये जो होगा वो एक्स होगा, ऐसे दिखाएंगे ना। अगर मैं इसको एक्स कोमा वाई मान लूँ, एस कोमा साई को अगर एक्स कोमा वाई मानूंगा मैं, तो इसका मतलब ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक, तो इसमें तो कुछ कोई सिंपल ही चीज़ें है। अब देखो जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की ट्राई करना, ठीक है। अब देखो मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ, ध्यान से समझो। अगर मैं वाई को इतना स्मॉल कर दूँ, ठीक है, वाई को अगर मैं इतना स्मॉल कर दूँ, इतना स्मॉल करूँगा वाई को कि जो आपको देखो ये जो डिस्टेंस दिख रही है, जो ये जो डिस्टेंस आर्क दिख रही है, ये आर्क, ठीक है, वाई को मैं इतना स्मॉल कर दूँ, इतना स्मॉल कर दूँ, ये जो डिस्टेंस आपको लेंथ दिख रही है, ये लेंथ जो है मान लो टेंजेंशियल की तरह हो जाए, टेंजेंशियल हो जाए। टेंजेंशियल का मतलब सीधा एक स्ट्रेट हो जाए यहाँ पर, यानी टेंजेंशियल की उसमें आ जाए, एलोंग में हो जाए ये, ठीक है, टेंजेंशियल हो जाए। इसको इतना स्मॉल कर दूँ, इसका मतलब भाई अगर इसको स्मॉल करोगे एक्स ये भी स्मॉल होता जाएगा इसका, ये हमको ऐसा करना है कि ये जो लेंथ है ये टेंजेंशियल हो जाए। टेंजेंशियल का मतलब टेंजेंशियल अगर हो गया ये, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ, बन जाएगा ना। ये एंगल साई है ही, तो इसका मतलब यहाँ पर यार वो ये सिंपल कि आप ये सोच के देखो कि आपको वाई को इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है, जो आर्क आपको दिख रहा है ये सी डैश पी, ये इतना छोटा हो जाए कि देखो अभी तो ये आपको कर्व के टाइप का दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखे, एक टेंजेंट जैसे टेंजेंट लाइन नहीं होती ऐसे दिखे, यहाँ पर ये इतना छोटा हो जाए, ये एक टेंजेंट की तरह दिखे, तो इसका मतलब इतना छोटा होगा तो ये जो है टेंजेंट की तरह दिखने लग जाएगा, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा एकदम ये ऐसे, और जो एंगल साई है ये एंगल यहाँ पर साई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना। ठीक, तो यही, तो देखो ये क्या था भाई, तो इसको डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा और ये आपका डी एस हो जाएगा ना। ठीक, अब आप लगा दो पाइथागोरस में। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि डी एस स्क्वायर इजकल टू भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू डी वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर बेस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब आप क्या करो, डी एक्स का दोनों तरफ डिवाइड करना, तो डी एस अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स से दे रहे थे ना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स को डी एस अपॉन डी एक्स के रूप में लिखना हो तो आप इससे लिख सकते हो, ठीक है, या डी एस अपॉन डी एक्स को ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे लिख देना। ठीक, अब देखो साइन साई, देखो साइन साई निकालो यहाँ से, इससे इसको यहाँ पर बना देते हैं एक बार, साई डी वाई डी एक्स डी एस, साइन साई क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डी एस, कॉस साई बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, टेन साई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यहाँ से कॉट साई लिखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से सेक साई लिखोगे सिंपल, यानी ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक साई लिखोगे वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएंगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना, जब भी आपको जरूरत पड़े डी अपन डी एस को सैन से लिख रहा हूँ या ये ऐसे, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य था। जब भी आपको, जो कि फॉर्म क्या आया था सी टेन साई, जब भी आपको कन्वर्ट करना पड़े आप यहाँ से कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट इक्वेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।